Hello everyone, I am Neeraj Maurya from Chandigarh Educators. ओके, तो जैसा हमने पहले 802 पोस्ट कोड का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सेमी कन्वर्टर इज। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के रेक्टिफायर चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैं, चलो इसका तो आंसर हो जाएगा वी एम अपॉन पाई इंटू वन प्लस कॉस अल्फा, बट इसके साथ साथ आपको और भी फॉर्मूले बता देता हूँ ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। लाइक जैसे मान लीजिए सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, विथ आर लोड। तो उस समय सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, उसका आपका एवरेज आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? वी एम अपॉन टू पाई, वी एम अपॉन टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ओके, ये आपका जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज हाफ वेव आरएल लोड। आरएल लोड में देखिए क्या होता है कि जब आपका इंडक्टर होता है तो वहां पे आपका जो एक्सटिंक्शन एंगल होता है वो ग्रेटर देन 180 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो एवरेज आउटपुट होता है आपका क्या हो जाएगा? वी एम अपॉन टू पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द फायरिंग एंगल एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज द एक्सटेंशन एंगल। एंड द थर्ड वन इज, अगर इसी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आपने आरएल लोड में ही फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर इन आरएल लोड, इन आरएल लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी आप जब भी आप फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं तो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वैसा ही हो जाता है जैसा आप सिंगल फेज आर लोड, क्योंकि आपका निगेटिव पोर्शन उसमें से हट जाता है। तो आपका यहाँ पे एवरेज आउटपुट हो जाएगा वी एम अपॉन टू पाई इंटू वन प्लस कॉस अल्फा। दैट इज वेरी सिमिलर टू व्हेन योर लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर का, इसका फुल वेव रेक्टिफायर, तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का क्या फार्मूला हो जाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए इसको हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन सा? एक तो आपका आर लोड, एक आपका आर एल लोड, एक आपका आर लोड और एक आपका आर एल लोड, ठीक है। तो सिंगल फेज आर लोड, अब आर लोड क्या होता है? आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो आर एल लोड होता है इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। आर एल लोड में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आर एल कंटिन्यूअस एंड आर एल डिसकंटिन्यूअस। आर एल आपका डिसकंटिन्यूअस, ये सारी चीजें हम फुल कोर्स में पढ़ते हैं कि कैसे डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस के लिए एक्सटेंशन एंगल कितना होता है और कंटिन्यूअस मोड के लिए एक्सटेंशन एंगल कितना होता है, सब कुछ, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का अगर देखिए आर लोड क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। तो वी नॉट क्या हो जाता है? वी एम अपॉन पाई, वी एम अपॉन पाई वन प्लस कॉस अल्फा। और आर एल लोड डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाता है? वी एम अपॉन पाई इंटू, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और कंटिन्यूअस के लिए वी नॉट क्या हो जाता है? टू वी एम अपॉन पाई इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये अभी अब क्या पढ़ा? सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये उसका एवरेज आउटपुट। अगर मैं आपको यहीं पे सिंगल फेज का सेमी कन्वर्टर का बताऊं, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, तो आपका वही आउटपुट होता है, एवरेज आउटपुट। याद रखिए सेमी कन्वर्टर में दो थायरिस्टर और दो डायोड लगे होते हैं। तो क्या हो जाता है? वी एम अपॉन पाई इंटू वन प्लस कॉस अल्फा।
तो इवन आप सिर्फ ये फॉर्मूले भी अगर लास्ट टाइम में याद करके चले जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके एवरेज आउटपुट के क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कितने फॉर्मूले सीखे थे बेसिकली, 3, 3, 6 एंड टोटल 7, ठीक है। तो हमारा जो एग्जाम के पॉइंट जो अभी यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली ए वाला फॉर्मूला पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज आउटपुट ऑफ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर एंड आंसर इज Vm अपॉन पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में पूछा गया है थ्री फेज करंट सोर्स इन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन। तो थ्री फेज करंट सोर्स इन्वर्टर आपके दो मोड में ऑपरेटेड किए जा सकते हैं, एक होता है 120 मोड और एक होता है 180 मोड, ठीक है। यूट्यूब पे एक इन्वर्टर का लेक्चर डाला हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। 120 डिग्री मोड एंड 180 डिग्री मोड, ये आपका दो फेज में चलता है, ये इन्वर्टर है, ठीक है। जैसा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन रेक्टिफायर आपका फिर उसके बाद चॉपर, फिर इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, बहुत सी सारी चीजें हैं। तो उसी में से आपका ये लास्ट चैप्टर है दैट इज इन्वर्टर। उसमें आपका जो करंट सोर्स, एक करंट सोर्स इन्वर्टर होता है, एक वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। तो जो करंट सोर्स इन्वर्टर है वो आपके दो मोड में चलते हैं, 120 मोड और 180 डिग्री मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ चॉपर इज कनेक्टेड फ्रॉम, देखिए पहला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन रेक्टिफायर से था, सेकंड 32 कितना किससे था, इन्वर्टर से था, अभी 33 किससे है, चॉपर से। कहने का मतलब इन्होंने एक सीक्वेंस वाइज पूरा आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग कवर किया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। अब यहाँ से देखिए चॉपर इज कनेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स टर्मिनल वोल्टेज। हालांकि यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि स्टेप अप चॉपर या स्टेप डाउन चॉपर, कौन सा चॉपर है, नो आइडिया। बट हम अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज दैट इज 230 वोल्ट, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो जब भी है लेस देन 230 वोल्ट है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चॉपर यूज हो रहा है, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन के लिए जो एवरेज वोल्टेज होता है दैट इज अल्फा इंटू भी इनपुट, और जो आरएमएस वोल्टेज होता है दैट इज अंडर रूट अल्फा इंटू भी इनपुट। ये आता कहाँ से, सारा हम फुल कोर्स में डेरिवेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि एवरेज आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन चॉपर इज व्हाट भी नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू भी एन भी इनपुट एंड भी आरएमएस इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इंटू भी इनपुट। देन व्हाट इज द अल्फा, एक्चुअली अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल, अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब है, ड्यूटी साइकिल का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक साइकिल में कितने दिन, कितने देर के लिए, कितने टाइम के लिए ऑन रखते हो, तो दिस इज व्हाट टी ऑन। एंड अगेन नेक्स्ट आपका साइकिल दूसरा स्टार्ट होगा, तो बेसिकली दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज द टी ऑन। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है दैट इज टी ऑन डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी देर के लिए ऑन है। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर पल्स ड्यूरेशन ऑफ 1 मिली सेकेंड और टोटल टाइम पीरियड इज 5 मिली सेकेंड, मतलब अल्फा की वैल्यू व्हाट 1/5। तो यहाँ से हम भी नॉट की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू भी इनपुट। व्हाट इज द भी इनपुट, दैट इज 230 वोल्ट, दैट इज 230 वोल्ट। तो आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 4, उसके बाद 23, ठीक है। तो 30 और आपका यहाँ पे आ जाएगा 546, ठीक है, क्लियर है। तो 5 इंटू 2, हाँ ठीक है 46। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वोल्टेज आउटपुट एवरेज वोल्टेज। और अगर मैं यहीं पे आरएमएस की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/5 अंडर रूट इंटू 230। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 230 कितना आ जाएगा 230 डिवाइड बाई √5। अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप ऐसे कर सकते हो, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा 230 डिवाइड बाई 5 इंटू √5। अब हमें पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √5, √5 की वैल्यू 2.23 होती है। तो यहाँ से 46 इंटू 2.23, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 102 के आसपास। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी 10.23, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 33 में ये आपका आंसर है 33 का डी, ठीक है। ओके,
तो एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेप डाउन चॉपर है इसलिए हम एवरेज आउटपुट का फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, वी नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू वी इनपुट, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट अल्फा इंटू वी इनपुट। ठीक है, ये कहाँ से आता है सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ते हैं, बट अभी इस समय वो सारे डेरिवेशन आपको नहीं बताया जा सकते, लैक ऑफ टाइम की वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, तो विच सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल द एसी चॉपर फंडामेंटल पावर फैक्टर इज ऑलवेज। याद रखिए, सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल में जो एसी चॉपर की फंडामेंटल पावर फैक्टर होती है दैट इज ऑलवेज यूनिटी, सो आंसर विल बी सी। ओके, 35, 35 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एसी वोल्टेज कंट्रोलर इज कॉम्पैक्ट इन साइज। एकदम सही बात है, एसी वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोलर इज कॉम्पैक्ट इन साइज। उसके बाद फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल, ओके फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल, हाई इफिशियंसी एंड अडॉप्टेबल। नहीं देखिए, याद रखिए, जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता है दैट इज क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो आपका ओपन लूप सिस्टम तो नहीं हो सकता। तो एसी वोल्टेज कंट्रोल is compact in size, flexible, high efficiency and adaptable for closed loop control system। एक पॉइंट ही याद रखें, अगर आपको याद रहेगा क्लोज लूप कंट्रोल। अब देखिए दूसरा क्लोज लूप कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे इफिशियंसी क्या दी हुई है, मीडियम, तो ए आपका आंसर नहीं हो सकता, सो आंसर विल बी योर बी। ठीक है, ओके, 35 का बी। 36, साइक्लो कन्वर्टर्स आर यूज फॉर सिचुएशन डिमांडिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है। जब लो फ्रीक्वेंसी को मतलब थोड़ी सी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी में बदलना हो तो उसे बोलते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, और अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी को लो में बदलना तो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। बट ये जो भी हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं, मतलब इतना जान लीजिए कि मैक्सिमम 300 टू 400 हर्ट्ज तक ही जा सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, so answer will be A। A shunt voltage regulator using an op amp has, देखिए शंट वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लिपर क्लैंपर, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये रेगुलेटर, जो भी वोल्टेज डबलर, दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ये जो आपका शंट वोल्टेज रेगुलेटर है इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा करंट के लिए नहीं डिजाइन होता है, बहुत ज्यादा करंट के लिए नहीं डिजाइन होता है। मतलब अगर आपने करंट ज्यादा किया तो इसमें क्या होता है, पावर लॉसेज ज्यादा हो जाते हैं, और अगर पावर लॉसेज ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, लो। तो यहाँ पे हाई पावर लॉसेज एंड, और पावर लॉसेज अगर ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, अब देखिए अगर अगर मान लीजिए चलो इन केस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, नहीं आइडिया है आपको, तो एक एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हाई पावर लॉसेज के साथ हाई इफिशियंसी पॉसिबल नहीं है, लो पावर लॉसेज के साथ लो इफिशियंसी पॉसिबल नहीं है, तो सी और डी तो वैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, बट इतना जान लीजिए कि ये जो शंट वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसकी क्या होती है, पावर लॉसेज, उसमें करंट ज्यादा होने से उसकी लॉसेज ज्यादा हो जाती है, तो बेसिकली पावर लॉसेज क्या है, हाई, और अगर पावर लॉसेज हाई हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इफिशियंसी विल बी लो। सो 37 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम। तो याद रखिए जो ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये आपका 0 हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, द फेज कंट्रोल ड्राइव्स आर अप्लाइड टू ओनली टू मोटर्स ऑफ। देखिए फेज कंट्रोल ड्राइवर्स मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि जैसे कि होता है कि हमारे जितने भी मोटर्स होते हैं उनकी प्रिसाइज कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी में हम पढ़ते हैं मोटर एंड ड्राइव्स, उसके भी कुछ पोर्शन आपको डील किया जाता है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो फेज कंट्रोल ड्राइव्स हैं ये बेसिकली बहुत हाई मोटर के लिए नहीं अप्लाई किए जाते हैं, ये किसके लिए अप्लाई किए जाते हैं, लो हॉर्स पावर मोटर के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, सो आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। अब देखिए रीजनरेशन है, यहाँ पे रीजनरेशन मतलब जनरेटर, द स्पीड इज, तो एक सिंपल सा समझो आप, देखो तीन चीज सिचुएशन होती है, एन एस ग्रेटर देन एन आर, एन एस इक्वल टू एन आर, और एन एस लेस देन एन आर। ठीक है, ओके, जब एन एस इज ग्रेटर देन एन आर है, मतलब एन आर की स्पीड क्या, रोटर की स्पीड क्या है, सिंक्रोनस स्पीड से कम, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो क्या होता है बेसिकली, इंडक्शन मोटर। ठीक है, अगर एन एस इक्वल टू एन आर है तो ये क्या हो जाता है आपका, सिंक्रोनस मशीन। और अगर आपकी रोटर की स्पीड
सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है तो बेसिकली कैसा बिहेव करता है, इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, इंडक्शन जनरेटर। जैसे अगर यहीं पे बात की जाए कि स्लिप, तो यहाँ पे स्लिप क्या होती है, आपकी स्लिप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो स्लिप अगर एन एस वैल्यू इज ग्रेटर देन एन आर तो स्लिप विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे स्लिप क्या हो जाता है, जीरो, और यहाँ पे स्लिप क्या हो जाता है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि एन एस विल बी लेस देन एन आर। सो यहाँ पे अब पूछा गया ड्यूरिंग रीजनरेशन, मतलब इंडक्शन जनरेटर के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, एन एस इज लेस देन एन आर, या फिर क्या बोल सकते हैं कि एन आर इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। आगे देखते हैं 41। तो 41 में क्या पूछा गया है कि वोल्टेज गेन दिया हुआ है, पावर गेन दिया हुआ है, वोल्टेज गेन और पावर गेन डीबी में पूछा गया। तो याद रखिए कोई भी क्वांटिटी है यक्स, अगर उसको आप डेसिबल में जानना चाहते हैं तो उसको आपको बदलना पड़ेगा 20 लॉग एक्स में। ठीक है, 20 लॉग एक्स। अब यहाँ पे मतलब कि जैसे आप मान लीजिए वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन को डेसिबल में बदलना है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40 है। तो अगर मुझे उसे डेसिबल में जानना है तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 20 एंड देन लॉग 40, 20 देन लॉग 40। अब आपके सामने क्वेश्चन, सर ये लॉग 40 को हम कैसे, मतलब एक बार होता कि log 2 की वैल्यू चाहिए तो हम बता सकते हैं कि चलो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010, 0.3010, ठीक है। बट अब हमें log 40 की वैल्यू तो नहीं पता है, तो log की बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप यूज करो, ठीक है, तो 20 log 40 कैन बी रिटेन एज व्हाट, log 4 इंटू log 10। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 20 log 4, log 4 प्लस, क्योंकि log ए बी क्या होता है, log ए प्लस log बी, log 10। देखिए तो यहाँ पे ये जो बेस है वो भी 10 है और ए 10, तो जब ए log ए बेस भी ए है और नंबर भी ए है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log, अच्छा ए 4 है तो इसको स्क्वायर हम बाहर ला सकते हैं, तो बेसिकली 2 log 2 प्लस 1। अब देखिए जैसा कि अभी मैंने बोला कि आपको नॉर्मली अगर आपने थोड़ी अच्छे से स्टडी करी हुई है तो आपको ए वैल्यू तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्या कि 20, अब 2 इंटू कितना 0.3010 प्लस 1, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 20 इंटू पॉइंट सिक्स प्लस, तो मतलब बेसिकली 1.6, और ये आपका कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, तो दैट इज 32 डेसिबल, 32 डेसिबल। तो वोल्टेज गेन की जो वैल्यू आई दैट इज 32 डेसिबल। अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर तो मैं, जैसे ही मैंने मेरा एक आंसर आ जाता और यहाँ पे 32 कोई ऑप्शन में है नहीं 32 के अलावा, तो मैं इसको ही आप यहाँ पे इजीली आप आंसर कर सकते थे। लेकिन हाँ यहाँ पे इनका अगर आप जैसे कि जब आप, चलो मतलब मैं तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा कि आगे से आगे बढ़ जाता, हाँ अगर और किसी में 32 दिया होता तो मुझे पावर निकालने की जरूरत थी, बट स्टिल अगर आप पावर निकालोगे तो 8317 थोड़ा आपके लिए टफ होने वाला है। और जब आप निकालोगे तो ऑब्वियस बात है, वैसे यहाँ एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि जो वोल्टेज है 40 की वैल्यू आ रही 32, तो ऑब्वियस बात है 317 की वैल्यू और ज्यादा आनी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये थोड़ा सा गलत लग रहा है कि अगर जैसे कैलकुलेटर से भी आप चेक करोगे कि 20 लॉग 317, तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब डोंट नो कहाँ प्रॉब्लम है, बट स्टिल अगर मैं इसकी बात करूं कि वोल्टेज गेन 40 को कैसे लिख सकते हैं, तो दैट इज 32.04, सो आंसर शुड बी डी। आगे देखते हैं 42। The turn ratio of the output transformer to match, देखिए दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग जिसे हम डील करते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसे हम डील करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा डेरिवेशन कराता हूँ, बट स्टिल अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर आपको कम टाइम में है, अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का। जब आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग की चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफर मतलब कि आपको यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ पे रेफर करना है, तो याद रखिए जो यहाँ पे आर एल है, जो यहाँ पे आर एल है, सपोज टर्न रेशियो इज एज टू वन, सपोज टर्न रेशियो इज एज टू वन, तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ला रहे हो,
सपोज हियर R1, ठीक है। तो अगर R की वैल्यू आपसे कोई पूछी जाए रेफर करके, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप लाते हो तो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर इनटू RL। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि टर्न रेशियो ऑफ द आउटपुट ट्रांसफार्मर टू मैच 8 ओम स्पीकर लोड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें इसको इम्पीडेंस मैचिंग का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरिंग बोलो या इम्पीडेंस मैचिंग बोलो, तो अगर आप आउटपुट लोड को इनपुट साइड में लाना चाहते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड विथ ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज द टर्न रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक टर्न रेशियो का ट्रांसफार्मर पूछा गया है, मतलब सॉरी, ट्रांसफार्मर का क्या पूछा गया है, टर्न रेशियो। इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसका लोड कितना है, दैट इज 8 ओम, दैट इज 8 ओम। और यहाँ पे सपोज मैंने मान लिया कि टर्न रेशियो इज n:1, सपोज टर्न रेशियो इज 1n:1। अब बोला गया कि इफेक्टिव लोड जो है वो कितना करना है, 1.8, कितना करना है, 1.8। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस अपन क्या बोल सकते हैं कि जो 1.8 किलो ओम है, मतलब 18, जैसे मैंने बोला था कि इस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ 8 ओम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 8, या फिर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 8। तो अब यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू अंडर रूट 1800, अगर हम से 2 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, 900 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ जाएगा आपका 30 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15। सो आंसर विल बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 में क्या है कि फॉर क्लास ए एम्पलीफायर द मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी नीटा मैक्स। देखिए यहाँ पे आपका ये जो क्लास ए एम्पलीफायर है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, कितनी होती है आपकी 50%। बट यहाँ पे 50% दो है, बट अगर प्रैक्टिकली बात करें एक्चुअल इफिशियंसी, तो एक्चुअल इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन आइडियल वन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब सपोज आपसे यही क्लास ए एम्पलीफायर का तो पूछेगा नहीं, तो हो सकता है ए का पूछ ले, हो सकता है बी का पूछ ले, हो सकता है ए बी का पूछ ले। तो अपन आपको एक साथ सारे चीजों, सारे जितने भी एम्पलीफायर हैं सबको बता देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए, अभी जैसे जो पिछला पोस्ट एग्जाम हुआ था इसमें 2 क्वेश्चन आए थे, तो एक सिंपल सा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसके आपके सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर एम्पलीफायर आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है, इस तरीके से एक डायग्राम बनाइए, बनाना होता है आपको, ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम। अब यहाँ पे दिस इज योर सपोज क्लास ए एंड दिस इज योर क्लास ए बी एंड दिस इज योर क्लास सी एंड अगेन यहाँ पे भी इसके नीचे भी जाना है, तो अगेन ये आपका है क्लास डी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो क्लास ए का जो कंडक्शन एंगल है दैट इज 360 डिग्री, क्लास ए बी का जो कंडक्शन एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। आपसे एंगल पूछा जाता है कि एक आप इनपुट 360 इनपुट के लिए कितना आउटपुट कितना कंडक्ट करता है, ठीक है। तो क्लास सॉरी ए बी, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास ए बी एंड डी, एंड यहाँ पे आपका क्लास सी, एंड लास्ट में क्लास डी। तो देखिए क्लास ए कंडक्ट करता है 360 डिग्री के लिए, क्लास ए बी कंडक्ट करता है ग्रेटर देन 180 डिग्री, क्लास बी कंडक्ट करता है एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, और क्लास सी, देखो जिन्होंने भी क्वेश्चन लगाया होगा उनको समझ में आ जाएगा इजीली कि मैं यहाँ पे क्या शॉर्ट मतलब क्या समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सी लेस देन 180 डिग्री एंड यहाँ पे मच मच लेस देन 180 डिग्री, दिस इज द कंडक्शन एंगल बेसिकली। इसके अलावा देखिए एक तो कंडक्शन एंगल पूछता है, उसके बाद आपसे क्या पूछता है कि इफिशियंसी। तो क्लास ए की इफिशियंसी होती है 50% और क्लास ए बी की इफिशियंसी होती है 50 टू 78 या फिर 78% मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्लास बी है, क्लास ए बी सॉरी क्लास बी है, इसकी जो इफिशियंसी होती है मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी, दैट इज नियरली आर ग्रेटर देन इक्वल टू 80%।
और क्लास सी की जो इफिशियंसी होती है 82 टू 85%। और आपका जो मैक्सिमम होता है, इतना जान लीजिए, मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि जो इफिशियंसी है वो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब क्लास ए से बी, बी से सी, सॉरी ए से ए बी से बी, बी से सी, तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और हमारा जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन दैट विल आल्सो इंक्रीज, डिस्टॉर्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो अब देखिए यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इस सिर्फ एक जो डायग्राम है, अगर आपने इसे कर लिया तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्लास ए बी, क्लास बी और क्लास सी की इफिशियंसी कितनी होती है, वो सारा आपके सामने है। कंडक्शन एंगल कितना होता है, 360 ग्रेटर देन 180 इक्वल टू 180 लेस देन 180, ये आपके सामने है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी किसकी है, तो आंसर इज क्लास सी या क्लास डी। अगर ऑप्शन में डी है तो क्लास डी, अदरवाइज क्लास सी। मिनिमम इफिशियंसी किसकी है, तो क्लास ए। अगर कोई बोला कि मिनिमम डिस्टॉर्शन किसमें है, तो क्लास ए। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन किसमें है, तो क्लास डी। तो इस तरीके से ये जो लाइन है येलो वाली, एक इसकी है डिस्टॉर्शन की। और जो ये येलो लाइन है ये क्या बता रहा है कि ए से बी की, ए ऊपर से नीचे जाने की तरफ आपका जो डिस्टॉर्शन है वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। याद रखना, डिस्टॉर्शन का इंक्रीज होना इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, मैक्स इफिशियंसी चलो अच्छी बात है। तो यही वजह है कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लास बी या क्लास ए बी यूज करते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो फॉर क्लास ए एम्पलीफायर efficiency is 50% but actual efficiency is less than 50%। आई होप आपको इसके बारे में अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा क्या गया है इसमें कि a single stage transistor amplifier has a voltage gain of 600 without feedback and with feedback। तो देखिए, जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक लेक्चर भी डाला हुआ है मैंने, तो वहां पे आपको दिखाया, प्रूव भी कराया है कि ए अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा। व्हाट इज ए, ए इज द ओपन लूप फीडबैक, सॉरी ओपन लूप गेन, और बीटा इज व्हाट, क्लोज लूप गेन, एंड ए एफ इज द गेन विथ क्लोज लूप, एंड बीटा इज द जो आपका फीडबैक गेन बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 600 विदाउट फीडबैक, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 600, और 50 विथ फीडबैक। तो देखिए फीडबैक 50 विथ फीडबैक, मतलब कि फीडबैक देने के बाद आपका ए एफ की वैल्यू कितनी है 50। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ बीटा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाई 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 600 इंटू बीटा। अब यहाँ से अगर हम निकालें 1 प्लस 600 इंटू बीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 5, दैट इज 12। तो यहाँ से 600 बीटा इज इक्वल टू 11, या फिर बीटा इज इक्वल टू 11 बाई क्या हो जाएगा आपका 600। और अगर इसे हम परसेंटेज में निकालें तो मल्टीप्लाइड विथ 100, 100 कैंसिल, तो आपका कितना हो गया 11/6, एंड 11/6 कैन बी रिटन एज 61.83%। सो आंसर ऑफ द फीडबैक गेन इज 1.83, या फिर कितना परसेंट हम वापस इनपुट में दे रहे हैं। सो आंसर विल बी सी। जैसे कि देखिए ये आपका पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो आपको ए पेपर से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस वन। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन लगने वाला है, याद रखिए कोई भी जब आप एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो वहां पे दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो इनपुट, या तो कोई क्वांटिटी इंक्रीज होती है या तो कोई क्वांटिटी डिक्रीज होती है। अगर इंक्रीज होती है तो 1 प्लस ए इंटू बीटा टाइम से, अगर डिक्रीज होती है तो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस ए इंटू बीटा टाइम से। अब यहाँ पे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज है, हालांकि वो कनेक्शन पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे कनेक्शन के बारे में कोई डाटा नहीं दिया गया है। इसने बोला है कि इनपुट इंपीडेंस ऑफ एम्पलीफायर इज 2 किलो ओम। ठीक है, और बाकी सारे डाटा दिए हैं। बोला है कि आउटपुट, आपको क्या बोला गया कि इंपीडेंस बताइए ओवरऑल सर्किट का। देखिए अब अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन में देखने को क्या मिला, सारे इंपीडेंस
इज मच ग्रेटर देन 2, इसका मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड विद जेड। अगर मान लीजिए आउटपुट की बात करें, मतलब जेड ओवरऑल की बात करें, जेड ओवरऑल की बात करें तो जेड इनपुट या फिर जो अर्लियर था इंटू 1 + a इंटू बीटा। ठीक है, तो जेड इनपुट कितना है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, और 1 + a की वैल्यू कितनी है 1000, बीटा की वैल्यू कितनी है 0.005। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1 + 5, दैट इज वॉट 6। तो आपका कितना हो जाएगा 5 + 1 6 × 12, तो 12 किलो ओम इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे। जैसे इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लाइक जैसे कि बैंडविड्थ कितना इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा तो 1 + a बीटा से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिक्रीज करना है तो डिवाइड बाय 1 + a बीटा से कर देना है। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांजिस्टर कोलपिट्स ऑस्किलेटर। तो देखिए जितने भी ऑस्किलेटर हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कोलपिट्स फ्रीक्वेंसी का कोलपिट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लिया गया, तो अगर आपको याद होना चाहिए कि जो कोलपिट्स होता है, कोलपिट्स ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर से एक क्वेश्चन आपका एचपी में लगभग हर बार कंफर्म होता है, तो आप इसके सारे फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए। तो कोलपिट्स ऑस्किलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है 1/2 पाई इंटू √L/C इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब जब ये आप कनेक्शन देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा व्हाट इज सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट इज C1 C2/C1 + C2। ठीक है, दिस इज द सी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए C1 30, C1 कितना है 30, C2 कितना है 60, डिवाइड बाय 30 + 60, तो ये 90 हो जाएगा, तो मतलब ये कितना आ जाएगा 20 पिको फैरड। दिस इज द सी इक्विवेलेंट, दिस इज द सी इक्विवेलेंट। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 1/2 पाई 1/2 पाई √L इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। तो L की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। L की वैल्यू क्या है 10 माइक्रो हेनरी, कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6। और क्या है C की वैल्यू कितनी है इंटू 20 और कितना है 10⁻⁻12, क्योंकि पी को फैरड में है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ लोग से सर क्वेश्चन बहुत लेंदी जा रहा है या फिर कैलकुलेशन जा रहा है, तो एक बार देखते हैं 1/2 पाई। अब अगर हम यहाँ पे अंदर से इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा कि 2 इंटू यहाँ पे 12 × 6 -18 और प्लस 100 तो -16, तो 10⁻⁻16। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करें अगर इसे तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई √2। अब 10⁻⁻16 जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, और उसे ऊपर ले जाएंगे तो बेसिकली 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, बट स्टिल अगर आपको जैसे आप जब पढ़ते हो रेक्टिफायर, तो मैं वहां पे एक वैल्यू बताई जाती है कि 2√2/पाई की वैल्यू होती है 0.9। ठीक है, मैं फिलहाल तो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब भी हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2√2/पाई की वैल्यू 0.9। तो क्या यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा है, बट मैं इसे फ्रेम कर सकता हूँ, उस वे में उसे फ्रेम कर सकता हूँ। ऊपर नीचे 2√2/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो गया 2√2, और नीचे जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और इंटू पाई। अभी मेरा वो फॉर्मेट बन चुका है जो मैं चाहता था। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 0.9। ठीक है, 0.9, तो 0.9 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻8, या फिर दिस कैन बी रिटन एज 90 डिवाइड बाई 8 इंटू 10⁻6, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगा हर्ट्स में आने वाली है। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 90/8 कितना आ जाएगा 11.25 मेगा हर्ट्स।
ठीक है। देखो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं था तो मतलब आप उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। बट इजिली मैं भी आपके सामने बिना कैलकुलेटर के ही कर रहा हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आप छोटी छोटी बातों को कितना ध्यान देते हो उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ओके, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बी। ठीक है, 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। डन। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको कोलपिट्स का तो कोलपिट ऑस्किलेटर का तो मैंने फ्रीक्वेंसी बता दिया 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट। अगर मैं एक और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है हर्टली। ठीक है, हर्टली ऑस्किलेटर विच इज यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। हर्टली ऑस्किलेटर विच इज यूज फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे यहाँ पे सी इक्विवेलेंट था तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे एल इक्विवेलेंट हो जाता है। तो एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट सी इंटू एल इक्विवेलेंट। और यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? L1 प्लस L2 प्लस 2m। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कपलिंग। वहां पे डिफरेंस मतलब सॉरी कुमुलेटिव आपका मतलब एडिंग फ्लक्स है। ठीक है, तो ये आपका कोलपिट्स फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी इक्विवेलेंट की वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और ये हर्टली ऑस्किलेटर F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट C इंटू एल इक्विवेलेंट और एल इक्विवेलेंट की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट 46, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, देन क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 47। तो देखिए 47 में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया? टैंक सर्किट हैज अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिको फैरड। देखिए एक तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, जैसे कि इसका वैसे तो ये गेट के बैच में पढ़ाया जाता है कि वहां पे इम्पीडेंस के फॉर्मूला बताया जाता है डेरिवेशन के साथ कि इम्पीडेंस क्या होता है। देखो ये सर्किट है क्या, बेसिकली आप ये समझो कि एक टैंक सर्किट है। टैंक सर्किट का मतलब होता है इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग ब्रांचेज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक टैंक सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और दूसरे साइड में एक इंडक्टर है जिसके साथ सीरीज में क्या है? रजिस्टर। तो दिस इज योर टैंक सर्किट। तो ए सी है, ए आर है, ए एल है। तो इसका अच्छा खासा डेरिवेशन होता है, मतलब हालांकि मैं इसे क्लास में डील भी करता हूँ, इवन जे ए के भी बैच में डील करता हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन करने के बाद मतलब रेजोनेंस मतलब आप इसका इम्पीडेंस निकालोगे, इम्पीडेंस या एडमिटेंस निकालोगे। एडमिटेंस निकालने के बाद आप उसके इमेजिनरी पोर्शन को जीरो करोगे तो वहां से आपको कंडीशंस आएगी। तो वहां से कंडीशन क्या आती है कि जेड की वैल्यू क्या हो जाता है? एल अपॉन सी इंटू आर। दिस इज द इम्पीडेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट, दिस पर्टिकुलर सर्किट। तो यहाँ पे अगर हम सारी वैल्यूज रखें, अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज रखें, अगर हम सारी यहाँ पे वैल्यूज रखें तो क्या हो जाएगा? देखिए कि एल की वैल्यू क्या है? 150 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, 10 के पावर -6। और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 100 इंटू 10 के पावर -12, दैट इज पिको फैरड इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 ओम। देखिए तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 5 आपका एक 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 30 इंटू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 - 2 दैट इज 10 और ये प्लस 10 के पावर 4। तो ये कितना आ गया? बेसिकली कितना आ गया? 300 इंटू किलो ओम। दिस इज योर आंसर ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी करा सकता हूँ बट अब इसमें कम से कम 5 मिनट लगेगा तो अभी तो फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। ठीक है, 48 में क्या है कि अ वोल्टेज मल्टीप्लायर इज अ सर्किट दैट दैट ओबवियस बात है, मल्टीप्लायर क्या करता है? आपका जो वोल्टेज पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज को रेज करता है। दैट इज व्हाट रेजेस द पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम जो भी है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कंडीशंस। ओके, देन 49 सर्किट दैट जनरेट्स स्क्वायर वेव इज कॉल्ड। तो सर्किट स्क्वायर वेव कौन जनरेट करता है? मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आता है शॉर्ट वेव कौन जनरेट करता है? तो वो आपका, या ट्राइंगुलर कौन जनरेट करता है? तो वो कौन करता है?
ऑस्किलेटर जनरेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50, द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो यहाँ पे एक मतलब वैसे तो बहुत एम्पलीफायर होते हैं, बट यहाँ पे दो चीजों को मैं बता देता हूँ आपको, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग। तो सिंपली देखिए, अगर आपका इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग मतलब जो आपका सप्लाई है वो किस पे लगा होता है, माइनस पे, ठीक है, माइनस एंड पे। और यहाँ पे आपका सपोज ए क्या है, R2, ए क्या है, R2, और यहाँ पे क्या है, सपोज R1। तो जो आपका V नॉट एवरेज होता है, बेसिकली आउटपुट होता है, वो क्या होता है, माइनस R2 बाई R1। ठीक है, दिस इज द गेन, दिस इज द गेन। और अगर यही गेन आपसे इसमें पूछा जाए कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब सप्लाई आप किस पे दे रहे हो, सप्लाई किस पे दे रहे हो, पॉजिटिव एंड पे, तो आपका क्या हो जाता है, 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V इनपुट। ठीक है, दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दिस इज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर माइनस R2 बाई R1। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सो आंसर विल बी ए। ठीक है, ओके, डन। ओके, देन आपका क्या है कि इफिशियंसी ऑफ अ सीबीटी इज जनरली, इफिशियंसी ऑफ अ सीबीटी इज जनरली क्या हो जाएगा, मोर देन 60%। ठीक, उसके बाद द आउटपुट कलर ऑफ द गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस लेड इज व्हाट। तो आपका यहाँ पे रेड होता है इसका आउटपुट कलर। ठीक है, देन एलसीडी हैज पावर कंजप्शन इन द ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी रेंज। तो देखिए, जो पावर कंजप्शन होता है एलसीडी का, वो होता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁶ वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो आपका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दैट इज 25 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज टू 1 किलो हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, मतलब उसमें वेरिएशन, जैसे आप लेथ को, आपको पता है कि लेथ में कौन सी मशीन यूज की जाती है, संट मशीन, मतलब आपकी उसमें कांस्टेंट स्पीड मशीन होती है या कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है। तो लेथ हो गया, प्लेनर हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गया, दीज और मतलब यहाँ के जो लोड होते हैं उसकी वजह से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। बट जो आपकी पंचिंग मशीन है वो, उसकी वजह से ज्यादा आपका क्या होता है, हैवी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, 55, अ लैंप ऑफ 500 watt having an MSCP of 800 is suspended। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आपको मेन स्पेरिकल कैंडेला पावर, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो अगर यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, MSCP का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई, टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 4 पाई। ठीक है, तो यहां से पहले तो हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स क्यों निकाल रहे हैं वो अभी आपको आइडिया लग जाएगा। तो एमएससीपी यहाँ पे कितना हो गया, देखिए एमएससीपी कितना है 800, उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई। ठीक है, तो ये आपका टोटल फ्लक्स हो गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इल्यूमिनेशन बताओ। तो इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस मतलब या फिर सिंपली टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्लक्स तो आ चुका है, अब हमें चाहिए टोटल इल्यूमिनेशन के लिए क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स दैट इज 800 इंटू 4 पाई डिवाइड बाई आपका एरिया। ठीक है, तो वो क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो R मतलब रेडियस उसका नहीं, रेडियस क्या होता है बेसिकली सरफेस से आपका जो वर्किंग सरफेस से जो डिस्टेंस होती है लैंप की, दैट इज द डिस्टेंस। तो वो कितना है 2, 2 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा आपका, आपका 4 पाई से कैंसिल, और 800 डिवाइड बाई 4 दैट इज 200 लक्स, 200 लक्स। दिस इज योर आंसर 200 लक्स। ठीक है, अब देखते हैं कोई ऑप्शन में है या नहीं है। तो हाँ, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज 200 लक्स। 56, द लीड ट्रांसफार्मर इन अ सोडियम वेपर लैंप इनिशियली प्रोवाइड्स। तो याद रखना ये जो लीड ट्रांसफार्मर होता है इनिशियली आपको क्या प्रोवाइड करता है, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, 57 देखते हैं, इल्यूमिनेशन ड्यू टू मून लाइट इज अबाउट।
तो इल्यूमिनेशन ड्यू टू मून लाइट इज अबाउट 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। And then 58, the voltage required for resistance welding is from and the current range is from। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है इसमें लो वोल्टेज और हाई करंट चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रेंज है वो कितनी है, 2 से 12 वोल्ट, और करंट हाई होता है तो 50 एम्पियर से लेके सेवरल 100 एम्पियर तक आपका करंट लग सकता है। सो 58 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको ए था आपका टेक्निकल का सेकेंड पार्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।